हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। रोज़ रात को देवरानी के कमरे से बेहद रोमांटिक भरी आवाज़ें आती थीं। इस तरह की आवाज़ सुनकर मेरे अंदर की भावनाएं उमड़ने लगतीं। फिर एक दिन मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। उस वक्त जो मंजर मैंने अपनी देवरानी के कमरे में देखा था, उससे तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे देवर जी जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे, उसे देखकर तो मेरे दिल में बेचैनी उठने लगी थी। अब उस मंज़र को मैं भुला नहीं पा रही थी। मेरे जहन में वो मंज़र पूरी तरह से घुल चुका था। ये सब कुछ देखकर मुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। तब मैंने एक फ़ैसला कर लिया। उस दिन जब देवरानी अपने मायके गई हुई थी, तब रात को मैं देवरानी के कपड़े पहनकर देवर जी के कमरे में सो गई। जब आधी रात हुई तो देवर ने मुझे देवरानी समझकर पूरी रात। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूबिया है और मैं दिखने में बेहद सुंदर हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक ऐसे गांव की रहने वाली थी जहाँ की औरतें अपने और पति के बीच की घटना को खुलकर बता दिया करती थीं। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। जब अपने मोहल्ले की औरतों की बातें मैं सुनती थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था। मैं सोचने लगती कि ये औरतें आखिर अपने और पति के बीच की होने वाली घटना को इतना खुलकर के क्यों बताती हैं। जब मैं ऐसी बातें सुनती तो मैं वहाँ से हट जाया करती थी, क्योंकि उनकी बातें बहुत ही अजीब होती थीं। मेरे घर में हम 4 ही लोग थे, मैं, मेरी मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया। मेरे भैया की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उन्हें कभी खुलकर बात करते हुए नहीं देखती थी, जैसे कि बाकी औरतें अपने बारे में बात करती थीं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए मैं समझती थी कि ऐसी बातें खुलकर नहीं की जाती। ये तो सभी पति पत्नी के बीच में होता है, फिर क्या ज़रूरत है ऐसे बातें करने की। इसी तरह 1 साल और गुजर गया और फिर मेरी शादी के लिए पापा ने एक लड़का पसंद कर लिया। वो भी गांव का ही रहने वाला था। उस लड़के का नाम रिजवान था। वो 2 भाई थे, जिसमें से रिजवान बड़ा था। रिजवान के छोटे भाई का नाम मुबीन था, लेकिन उसकी शादी 5 साल पहले ही हो गई थी। रिजवान के पापा नहीं थे, सिर्फ उसकी माँ ही थी, जो अपने दोनों बेटों को खूब लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। रिजवान के छोटा भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो खेती बाड़ी ही करता था और पहलवानी करता। लेकिन रिजवान एक पढ़ा लिखा आदमी था और वो शहर में एक कंपनी में नौकरी करता था। मेरे पापा बिना मुझे कुछ बताए मेरी शादी रिजवान से तय कर दिए। उस वक्त मेरे मन में कई सवाल आ रहे थे। मैं लड़के को देखे बिना शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा ने इस बात से सख्त मना कर दिया और 1 महीने बाद ही मेरी शादी रिजवान से करवा दी। शादी होने तक भी मैं अपने पति को नहीं देख पाई थी। इसी वजह से मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरे ससुराल में ईंट का बना हुआ पुराना घर था, जिसमें घर के बीच एक आंगन भी था। वो घर 4 कमरे का सेट था, जिसमें सिर्फ एक ही बाथरूम था, जिसे घर के सारे लोग इस्तेमाल करते थे। खैर, अब मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए मुझे अब इसी घर में रहना था। किसी तरह पूरा दिन गुजर गया और अब रात हो गई थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं कमरे में बैठी अपने पति रिजवान का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति कमरे में आए। मैंने देखा कि उनके हाथ में दूध का गिलास भी था। उस वक्त मैं पहली बार अपने पति को देखी थी, जिसे देखकर मैं एकदम से सदमे में चली गई। वो दिखने में कोई ख़ास नहीं था और शरीर से भी पतला दुबला था। वो देखने में ही काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। ये सब देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी। फिर मैं सोचने लगी कि हो सकता है शादी के बाद ये अच्छे हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे मर्द शादी के बाद सेहतमंद हो जाते हैं। उस वक्त तो मैं इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया था, क्योंकि आज मेरी सुहागरात थी, जिसे मैं एक यादगार बनाना चाहती थी। रिजवान मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, रूबिया, तुम बहुत ही प्यारी हो। तुम जैसी बीवी को पाना मेरी ख्वाहिश थी, जो आज पूरी हो गई। रिजवान दूध का गिलास मुझे देते हुए कहने लगे कि इसे पी लो। मैंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ और पहले मैं कैसे पी सकती हूँ, इसलिए पहले आप पी लीजिए।
फिर उस गिलास में से थोड़ा सा दूध रिजवान ने पिया और बाकी का मैंने पी लिया। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत खुश हुई थी। मुझे उस वक्त रिजवान का रवैया बहुत अच्छा लगा था। फिर रिजवान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी बाहों में कस लिया। मैं अभी जैसे ही तैयार हुई थी वैसे ही रिजवान मुझसे दूर हट गए और फिर करवट बदल कर सो गए। उसका ये रवैया देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। भला आज हमारी शादी की पहली रात थी जिसे मैं यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन वो सारे सपने पल भर में टूट कर बिखर गए थे। क्योंकि बादल गरजे ज़रूर थे लेकिन वो बरसे नहीं थे। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो गहरी नींद में सो गया है। उस वक्त तो मैं अपने आप को शांत करने लगी, लेकिन फिर भी बिस्तर पर करवटें बदलती रही। न जाने रात का वो कौन सा पहर था जब मेरी आंख लगी थी और मैं गहरी नींद में सो गई। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि सुबह हो गई है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। तब मैंने देखा कि मेरी देवरानी बर्तन धो रही थी। मैं बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आई और देवरानी के पास जाकर उसकी मदद करने लगी। मेरी देवरानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या रूबिया भाभी, आज की रात कैसी रही? बड़ा आनंद आया होगा ना? जेठ जी ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? ऐसा कहकर वो हंसने लगी। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से जल भुन गई, लेकिन मैंने उसे इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं अपनी देवरानी से पूछने लगी कि तुम्हारी शादी पहले कैसे हो गई? मेरे पति रिजवान तो मुबीन भाई से बड़े हैं ना? तब मेरी देवरानी ने बताया कि जेठ जी तो शादी करना ही नहीं चाहते थे। वो तो सासू माँ ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करा दी। तब देवरानी की बात सुनकर मुझे समझ आया कि ये साला तो नपुंसक है। हम दोनों काम के साथ ऐसे ही बातें कर रहे थे। तब देवरानी के 2 साल के बेटे की रोने की आवाज़ आने लगी। वो कहने लगी, रूबिया भाभी, ज़रा इन बर्तनों को धो दो, मैं अपने बेटे को देख कर आती हूँ। इतना कहकर वो अपने बेटे को देखने कमरे में चली गई। मैं बर्तन धोने के बाद किचन में चली गई, जहाँ मेरी सास सब्जियाँ काट रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, बहू आ जाओ, मैंने सब्जी काट दी है, तुम ज़रा सबके लिए चाय बना दो। थोड़ी ही देर में मैंने चाय बनाकर सबको दी। फिर देवरानी के साथ खाना बनाने लगी। धीरे धीरे इसी तरह 10 दिन गुजर गए, लेकिन रोज़ रात को मैं अपने पति से निराश ही रहती। मैं उससे पूछती कि आखिर बात क्या है, तुम इस तरह तुरंत थक क्यों जाते हो? तब वो इसका कोई जवाब नहीं देता और मुंह फेर कर सो जाता। मैं उस वक्त तड़प कर रह जाती और अपने जज्बातों पर काबू रखने की भरपूर कोशिश करती। फिर जैसे तैसे करके रात बिता लेती। ये मेरे लिए एक ऐसी घटना थी जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगले ही दिन मेरे पति अपने काम के लिए शहर जाने लगे, लेकिन मैं भी उसे रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर औरत अपने पति के पास कुछ उम्मीद लगा कर आती है, उसका प्यार पाने आती है, जिससे उसका घर संसार चल सके। लेकिन मेरे पति से तो कुछ भी नहीं हो पाता था। जैसे वो दिखने में दुबला पतला था, वैसे ही उसके अंदर कुछ करने की ताकत भी नहीं थी। औरत को सिर्फ रुपया पैसा या खाना पीना नहीं चाहिए, उसे अपने पति से कुछ और भी चाहिए होता है। वो उम्मीद लगा कर आती है कि अपने पति के साथ बहुत खुश रहेगी और उसका घर अच्छे से संभाल लेगी। जब औरत घर संभाल लेती है और अगर उसे अपने पति से वो खुशी नहीं मिलती जो उसे अपने पति से चाहिए, तो फिर वो औरत अंदर से टूट कर बिखर जाती है। रिजवान अगले ही पल अपने काम के लिए शहर चला गया और मैं यूं ही देखती रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। मैंने कितने सपने देखे थे, लेकिन वो सपने टूट कर बिखर गए थे। किसी तरह अकेले ही अपने ससुराल में 6 महीने गुजार दिए। इसी दौरान मेरे पति केवल सिर्फ 10 दिन के लिए घर आया था। वो 10 दिन भी मुझे उसी बेबसी के साथ रहना पड़ा। मैं अपने अंदर के जज्बातों को शांत करती रही। फिर वो वापस शहर चला गया। वो मुझसे पूरी तरह से नज़र भी नहीं मिला पाता था, क्योंकि उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे अपनी देवरानी से बहुत जलन होती थी, क्योंकि मेरा देवर एक पहलवान था और खेती बाड़ी का काम करके उसने अपनी अच्छी खासी सेहत बना रखी थी। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। सास ने मुझे मायके जाने की इजाज़त दे दी। अगले ही दिन मैं अपने देवर के साथ मायके आ गई। देवर मुझे वहाँ छोड़ने के 2 घंटे बाद ही अपने घर वापस चला गया।
मेरी माँ और मेरी भाभी पूछने लगी कि तुम्हारा ससुराल कैसा है, तुम्हें वहाँ मन लगता है कि नहीं। लेकिन मैं किस मुंह से कहती कि ससुराल ठीक है, पर जिसे ठीक रहना चाहिए वही ठीक नहीं है। ये बात किसी के बताने लायक नहीं थी, क्योंकि जिसे भी मैं ये बात बताती वो मेरा मजाक ही बनाता। मायके आने के बाद मैं भी उन औरतों के साथ बैठने लगी थी जो अपने पति की आपसी में हुई घटना को बताती रहती थी। मैं सिर्फ उनकी बातों को ध्यान से सुनती, लेकिन मैं कुछ न कह पाती, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं। वे औरतें जिस अंदाज में उस घटना को बताती, उससे मेरे तन बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती। मैं भी ये सोचने लगती कि काश मेरा पति भी मुझसे इस कदर प्यार करता, लेकिन वो तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाता था। अब मैं पूरी तरह से जवान हो चुकी थी और मुझे अब उन औरतों की बातें मेरे जहन में घूमने लगी थी। धीरे धीरे मुझे उन सब की बातों में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैं भी अपने पति के साथ जी भर के प्यार करना चाहती थी, लेकिन मन महसूस करके रह जाती। मायके में रहते हुए मुझे 1 महीना गुजर गया था और अब उन सारी औरतों की बातें मेरे जहन में पूरी तरह उतर चुकी थी। एक दिन अचानक मेरा देवर मुझे अपने घर ले जाने के लिए आ गया। तब माँ और पापा खुशी खुशी मुझे उनके साथ विदा कर दिए। फिर से मैं अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन मेरे पति अभी तक शहर में ही थे। मैं उसी उदासी के साथ फिर से उस घर में रहने लगी थी। गर्मी का महीना चल रहा था और इतनी गर्मी में भी मेरा देवर अपनी पत्नी के साथ कमरे में ही सोता था। एक दिन रात के करीब 1 बजे मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। जैसे ही मैं अपने देवर के कमरे के पास से गुजरी, तब मुझे देवरानी की बड़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात को देवरानी इस तरह से क्यों चीख रही है। तब मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर अंदर का नज़ारा देखने लगी। उस वक्त कमरे में हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था और पंखा भी रेंग रहा था। गर्मी के कारण खिड़की खोल दी गई थी। उस वक्त कमरे का जो मंजर मैंने देखा, उससे मेरे अंदर के जज्बातों की एक लहर दौड़ने लगी थी। अपने देवर की इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर मैं तो उसकी दीवानी हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि काश मेरा पति भी इस तरह की परफॉर्मेंस दे पाता। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं मुझे इस तरह से झांकते हुए कोई देख न ले। तब मैं वहाँ से बाथरूम चली गई और वापस आकर अपने कमरे में लेट गई। उस वक्त नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और अपने आप को कोसे जा रही थी। धीरे धीरे इसी तरह मेरी शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक मैं वो सुख से वंचित थी। एक रात वापस से वही मंजर मुझे देखने को मिला। आधी रात को जब मैं गर्मी की वजह से बाहर निकली, तब मुझे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं वापस उसी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और अंदर का नज़ारा देखने लगी, जिसे देखकर मेरे अंदर के जज्बात भी भड़क उठे थे। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी अजीब तरह से चल रही थी। फिर मैंने पूछा कि देवरानी जी, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो कहने लगी कि हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा मेरी कमर में दर्द है, दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैंने मजाक में ही कह दिया कि लगता है देवर जी कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटा रहे हैं। तब मेरी देवरानी शर्मा गई और कहने लगी, तुम तो जानती हो भाभी, मेरे पति पहलवान हैं और पूरा दिन खेत में काम करते हैं, फिर भी वो रात को मुझे नहीं छोड़ते। मैं उनको कहती भी हूँ कि इतना काम करने के बाद आप थक जाते होंगे, फिर हर दिन क्या ज़रूरत है ये सब करने की, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार किए बिना रहा नहीं जाता। तो मैं बताओ क्या करूँ। देवरानी की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल अंदर से बेहद जल गया था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। उस दिन देवरानी जी के मायके से फ़ोन आया। उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो देवरानी जी को उनकी माँ वहाँ बुला रही थी। अगले दिन सुबह देवरानी जी अपने मायके जाने के लिए देवर जी के साथ तैयार थी। फिर कुछ ही देर बाद वो सब चले गए। जाते जाते देवरानी जी मुझे कहने लगी कि तुम्हारे देवर आज शाम को ही वापस लौट जाएंगे, तो तुम रात को उन्हें दूध गर्म करके दे दिया करना, क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए वहाँ 1 महीने रुकना पड़ेगा। मैंने देवरानी से कह दिया कि तुम फिक्र ना करो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। जब शाम हुई तो देवर जी वापस आ गए। फिर रात का खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए।
मैंने दूध गर्म किया और देवर जी को देने उनके कमरे में चली गई। वहाँ मैंने देखा कि कमरे में हल्की रोशनी वाली बल्ब जल रही थी और देवर जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने टेबल पर दूध का गिलास रख दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन अब मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। मेरे जहन में वो सब बातें और देवर जी के कमरे का देखा हुआ मंजर मेरी आंखों के सामने आने लगा था। मैं ये सोचने लगी थी कि मेरा पति मुझे कभी इस कदर प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो नपुंसक था। मैं कोई फैसला नहीं ले पा रही थी कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तभी मेरा ध्यान अपने देवर के ऊपर जाकर टिक गया। मैंने सोचा कि देवरानी भी यहाँ नहीं है, तो क्यों ना उसकी जगह पर मैं अपनी हाजिरी लगा दूं। फिर मैंने सोचा कि कहीं ये बात देवर को पता चल गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर मैंने बिना वक्त गवाए देवरानी के कपड़े पहनकर देवर जी के कमरे में जाकर सो गई। जब आधी रात हुई तो देवर जी ने देवरानी समझकर मुझे, उस दौरान मेरा चेहरा देवर ने देख लिया। तभी वो घबरा कर कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन मैंने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उससे कहा कि होने दीजिए देवर जी, जो हो रहा है, क्योंकि आपका भाई आज तक मुझे कोई खुशी नहीं दे पाया। मेरी बात देवर जी को समझ में आ गई और फिर वो दोबारा से तैयार हो गया। फिर 2 घंटे के बाद मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि सच्ची खुशी मुझे आज मिली थी। इस खुशी के लिए मैं कितने दिनों से तरस रही थी, पर दुख इस बात का था कि जो खुशी अपने पति से मिलनी चाहिए थी, वो खुशी मुझे अपने देवर से मिली थी। अब जब तक देवरानी यहाँ नहीं थी, तब तक मैं अपने देवर की सेवा कर रही थी। देवर जी भी बहुत खुश रहते थे। इसी तरह अब रोज़ होने लगा था। लेकिन एक दिन जब मैं देवर के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तब मुझे उनके कमरे से निकलते हुए मेरी सास ने देख लिया था। उस दिन के बाद वो मुझ पर नज़र रखने लगी। इसी तरह अगले दिन भी मुझे सास ने देवर के कमरे से निकलते हुए देख लिया। फिर वो मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गईं। वो कमरे में आते ही कहने लगी कि तुम इतनी रात को अपने देवर के कमरे में क्या करने गई थी? मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि तुम आधी रात को मुबीन के कमरे से निकलती हो। ये सब अपने देवर के साथ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने सोचा था कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत बदचलन निकली। मेरी सास गुस्से में ये सब कह रही थी। तब मैंने कहा कि सासू माँ, अब बस कीजिए। आपका बड़ा बेटा नपुंसक है, क्या आप ये जानती नहीं थी? फिर भी आपने उसकी शादी मुझसे करा दी ताकि आपकी इज्जत बची रहे। कोई आपको ये ना कह सके कि आपका बेटा नपुंसक है। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन मेरा क्या, जो मैं शादी के बाद से अभी तक ऐसे ही पड़ी रही। एक औरत उतना ही बर्दाश्त कर सकती है जितना उसके पास बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, लेकिन जब उसे विश्वास हो जाए कि उसे पूरा जीवन ऐसे ही तड़प तड़प कर गुजारना पड़ेगा, तब वो इस तरह का रास्ता अपनाने लगती है। मेरी बात सुनकर सास एकदम से चुप हो गई। वो कहने लगी कि मुझे लगा कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 2 दिन से मेरी और सास के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। जब ये बात मेरी सास ने मेरे पति रिजवान को बताई तो वो भी शर्म से कुछ कहने को तैयार ही नहीं था और फिर फ़ोन काट दिया। अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब मैंने हमेशा के लिए अपने मायके जाने का फ़ैसला कर लिया। अगले दिन सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और मायके के लिए निकल गई। जब मायके पहुंचकर ये सारी बातें अपनी माँ और भाभी को बताईं, तब उन्होंने फ़ोन करके मेरी सास को बुरा भला कहने लगी। मैं अब एक बेबस और लाचार की तरह माँ के घर पर रहने लगी। लेकिन मेरा दुख उन लोगों से देखा नहीं जा रहा था। फिर मेरे भैया और पापा मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखने लगे। कुछ दिन बाद ही अमन नाम के लड़के के साथ मेरा रिश्ता कर दिया गया। अमन की पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि उसकी 6 महीने पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। 15 दिन के बाद ही मेरी शादी अमन से हो गई और मैं अपने नए ससुराल में आ गई। अमन देखने में भी बहुत अच्छा था। वो एक कंपनी में ऊंचे ओहदे पर था। मेरे नए ससुराल में मेरी सास ससुर और एक छोटी ननद थी, जो बहुत ही प्यारी थी। मेरे पति अमन अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे वो सब खुशी देते थे
जो एक औरत को अपने पति से चाहिए। मैं भी अपने पति अमन से बेहद प्यार करने लगी थी। फिर धीरे धीरे करके सारी पुरानी घटना को भुलाकर एक नए जीवन को जीने में मगन हो गई, क्योंकि अब मुझे गलत रास्ते पर चलने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे वो सारी खुशियाँ मिल रही थीं, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिना किसी छल कपट के जीने लगी थी। दोस्तों, हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन जब वो पूरा नहीं हो पाते हैं तो वो मजबूरन गलत राह पर चल पड़ता है। उसी तरह जब एक औरत अपने ससुराल जाती है तो वो अपने साथ बहुत सारे सपने और ख्वाहिशों को भी साथ लेकर जाती है, लेकिन जब उसके सपनों और ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया जाता तो इसी तरह वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ती है। ये बात तो बहुत कड़वी है, लेकिन बिल्कुल सच भी है, क्योंकि बिना वजह कोई भी औरत या मर्द गलत राह पर नहीं चलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें ये कहानी उस समय की है जब मैं शहर में एक मकान मालिक के पास नौकरी करता था और मेरी दोस्ती मेरी मालकिन से हो गई। मेरा नाम समीर है और मैं एक दुकान में काम करता हूँ। बचपन में ही मेरे पापा का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और मुझे 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद में बाजार में एक कपड़ों की दुकान पर काम करने लगा। जिस दुकान पर मैं काम करता था उसके मालिक का नाम राजेश था। राजेश भाई की पत्नी का नाम पूनम था। पूनम बहुत खूबसूरत और भरवादार काया वाली महिला थी। उसे देखकर मेरा दिल हमेशा उस पर आता था। धीरे धीरे मेरी उससे बातचीत बढ़ने लगी और हम अच्छे दोस्त बन गए। राजेश भाई का घर और दुकान पास पास ही थे, तो मैं रोज सुबह उनके घर जाकर दुकान की चाबी लेता, दुकान खोलता और सफाई करता। भाई बाद में दुकान पर आते थे। एक दिन जब मैं सुबह दुकान की चाबी लेने उनके घर गया तो भाभी ने दरवाजा खोला। उस वक्त भाई कहीं बाहर गए हुए थे। भाभी ने मुझे चाबी देते समय मेरा नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम समीर है। उन्होंने पूछा, तेरा सरनेम क्या है? मैंने उन्हें अपना सरनेम बता दिया। सरनेम सुनते ही वो बोली, अरे ये तो मेरा भी सरनेम है, अब से मुझे मैडम नहीं भाभी कहकर बुलाना। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है भाभी जी, और फिर हम दोनों हंसने लगे। पूनम भाभी दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उनके चेहरे पर अमीरी का रौब साफ झलकता था। मैं रोज ऐसे ही दुकान की चाबी लेने उनके घर चला जाता। कभी कभी भाई उस समय सो रहे होते तो मैं भाभी से ही चाबी लेकर दुकान चला जाता। ऐसे ही दिन बीतने लगे और मेरी भाभी से अच्छी दोस्ती हो गई। वो दिन में किसी न किसी काम के बहाने मुझे घर बुला लेती थी। उनका घर बहुत बड़ा 3 मंजिला था। सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा जनरेटर रखा था। जब भी घर की बिजली चली जाती तो भाभी मुझे जनरेटर चालू करने के लिए बुला लेती। अब तो वो दिन में 2-3 बार मुझे किसी न किसी काम के बहाने बुला ही लेती। मुझे उनका इस तरह बहाने से अपने घर बुलाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पूनम भाभी इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखकर मेरा मन कभी भरता ही नहीं था। वो मुझे दिन ब दिन और भी अच्छी लगने लगी। ऐसा लगता था कि अगर मेरा बस चले तो मैं उनसे दूर ही ना जाऊं, बस उन्हीं के पास रहूं। कभी कभी तो भाभी मुझे रसोई में भी बुला लेती। मजाक करते हुए कहती, वो टिफिन उठा दो और उसमें रोटी रख दो। शुरुआत में मैं थोड़ा डरता था, लेकिन जब देखा कि भाभी ने कभी कोई ऐतराज नहीं किया तो मेरा डर भी निकल गया। फिर एक दिन ऐसे ही पूनम भाभी ने दोपहर में राजेश भाई को फोन करके मुझे घर बुलाया। भाभी ने भाई से कहा कि आते हुए मेरे लिए जूस लेते आना। राजेश भाई ने मुझे पैसे दिए और कहा, ये लो अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आ। मैं खुशी खुशी जूस लेकर
उनके घर चला गया। उस दिन भाभी ने मुझसे कहा, अगर तुझे बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं। मैंने कहा, हाँ भाभी, क्यों नहीं, पूछो भाभी। बोली, तेरी कोई दोस्त नहीं है क्या? मैं शर्माते हुए बोला, नहीं भाभी, मेरी तो कोई दोस्त नहीं है। भाभी बोली, क्यों, तू इतना क्यूट है, तेरी कोई दोस्त क्यों नहीं है? मैं मायूस सा हो गया और बोला, भाभी मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबों से कौन दोस्ती करता है? भाभी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार पैसे को देखकर थोड़ी ही किया जाता है। मैंने कहा, भाभी फिर सारे लोग आपके जैसे भी नहीं होते। भाभी ने कहा, तू दोस्ती करना चाहता है? मैंने कहा, हाँ भाभी, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर क्या करूं? भाभी बोली, तू टेंशन मत ले, मेरी एक दोस्त है जो शहर में रहती है, मैं उसके साथ तेरे बारे में बात करूंगी। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया। इसके बाद मैंने भाभी से पूछा, मेरी तो आपने पूछ ली, पर अपनी भी बता दो, क्या भाई साहब आपको खुश रखते हैं? भाभी बोली, क्या बताऊं, बस ना खुश रखते हैं ना उदास रखते हैं। मैंने कहा, इसका क्या मतलब? भाभी ने कहा, तेरे भाई जब मुझे खुश करना चाहते हैं तब एकदम थक जाते हैं, फिर बस ऐसे ही परे मुंह करके लेट जाते हैं। मैंने कहा, तो भाई को कोई दवाई वगैरह दे दो। भाभी ने कहा, बहुत सी दवाइयाँ दे के देख ली, दवाइयों का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो बस ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए खुश रहती हूँ, अंदर से तो मैं भी उदास ही रहती हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, दवाई वगैरह कभी तो काम करेगी। मुझे इस बात से ये समझ आ गया कि भाभी भी अंदर से अधूरी थी। भाई साहब बस नाम के ही मजबूत थे, अंदर से तो उनमें कुछ भी नहीं था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन दोपहर को जब भाभी ने मुझे सामान लाने के लिए बुलाया तो मैंने उन्हें दोस्त वाली बात याद दिलाई। उन्होंने एकदम याद करते हुए कहा, अरे हाँ, मैंने उससे पूछा था। मैं खुश होकर बोला, हाँ हाँ, तो उसने क्या कहा? भाभी बोली, यार क्या बताऊं, उसने मना कर दिया। मेरा दिल जैसे टूट कर बिखर गया। ये देखकर भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, तू दिल छोटा ना कर, मैं तेरी जरूर किसी से दोस्ती करवा दूंगी। अपनी भाभी पर भरोसा रख। भैया हर रविवार को अपने गांव जाते थे, वहां उनकी काफी जमीन थी और खेती बाड़ी का हिसाब किताब करने के लिए उन्हें जाना पड़ता था। दुकान रविवार को बंद रहती थी, इसलिए मैं भी कभी न कभी घर के काम में हाथ बटाने के लिए भाभी की मदद करने उनके घर चला ही जाता था। ये सब देखकर भैया और भाभी को भी बहुत अच्छा लगता था और मैं उन्हें और भी पसंद आने लगा था। जब भी मैं भाभी से फिल्म देखने के लिए पैसे मांगता तो वो खुशी से मुझे पैसे दे देती थी। इन सब बातों से मुझे लगने लगा था कि भाभी भी मुझे पसंद करती है, लेकिन उनके सामने कहने की मुझसे हिम्मत नहीं थी। एक दिन शाम को जब घर की लाइट चली गई तो भाभी ने मुझे फोन करके जनरेटर चालू करने के लिए बुला लिया। जब जनरेटर चालू करके मैं वापस जाने लगा तो अचानक मेरे दिल ने कहा कि आज भाभी अकेली है। वैसे वो रोज ही अकेली होती थी, लेकिन आज मौका मुझे कुछ खास लगा कि मैं अपने दिल की बात कह ही दूं। पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे ये पता करना था कि उनके दिल में भी मेरे लिए कुछ है या नहीं। काफ़ी सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उन दिनों मार्केट में सीडी प्लेयर एक नया आया था और वह बहुत महंगा था, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। भाभी के पास भी एक सीडी प्लेयर था तो मैंने भाभी से कहा, भाभी मेरा भी फिल्म देखने का बहुत मन कर रहा है। भाभी ने कहा, अरे पैसे निकाल लो, जितने चाहिए ले लो और जो फिल्म देखनी है वो देख लो। मैंने भाभी से कहा, मुझे ये वाली फिल्म नहीं देखनी, मैं वो वाली फिल्म देखना चाहता हूँ। भाभी ने कहा, वो वाली फिल्म कौन सी? मैंने कहा, भाभी अब मैं कैसे बताऊं, आप खुद ही समझ लो ना। भाभी बोली, बहाने मत बनाओ, जो कहना है साफ साफ कहो, मुझे वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। डरते डरते मैंने कहा, भाभी पहले वादा करो कि आप बुरा नहीं मानोगी। भाभी ने कहा, अरे वादा किया मैंने, आज तक तेरी किसी बात का बुरा नहीं माना जो आज मानूंगी। मैंने भाभी को इशारे में समझाया तो वो भी समझ गई। थोड़ा रिलैक्स होकर मैंने कहा, भाभी मुझे
वो वाली फिल्म ही देखनी है। भाभी बोली हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कल रविवार है, तेरा भैया तो गांव जाएगा, तू घर आ जाना, मैं अपनी एक फ्रेंड से सीडी मंगवा लूंगी। मैंने कहा भाभी मेरी एक शर्त है। भाभी ने कहा अब ये कौन सी शर्त है तेरी। मैंने कहा आपको भी मेरे साथ फिल्म देखनी होगी, ऐसे अकेले में देखने का क्या मजा आएगा। भाभी थोड़ी शर्मा कर हंस पड़ी और बोली ठीक है मैं भी तेरे साथ मूवी देख लूंगी, अब खुश है। मैंने कहा हाँ हाँ अब खुश ना होऊंगा तो फिर कब होऊंगा। मुझे समझ आ गया कि जैसे मैं सोचता था भाभी के दिल में भी वही चल रहा था। अगली सुबह 9 बजे मैं भी भाभी के घर पहुंच गया। मुझे पता था कि भैया तो अपने गांव गया हुआ था और भाभी घर में अकेली थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं उन्हें देखते ही रह गया। उन्होंने बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी। वैसे तो वो रोजाना ही नए नए कपड़े पहनती थी, पर आज कुछ अलग ही तैयार हो रखी थी। जैसे ही मेरी नजर भाभी के शरीर पर पड़ी तो मैं देखता ही रह गया। भाभी ने एक चुटकी काटते हुए कहा कहाँ खो गए हो, क्या हो गया जनाब। मैंने कहा भाभी आज तो आप बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हैं, आज इतनी तैयारियां क्यों। भाभी बोली ये तैयारियां भी किसी खास बंदे के लिए है। मुझे समझ आ गया कि वो किस खास बंदे की बात कर रही थी। भाभी मेरे लिए ही तैयार हुई थी। मैं मुस्कुराते हुए अंदर चला गया और भाभी से पूछा भाभी सीडी का क्या हुआ, आपने मंगवा ली। भाभी ने कहा सॉरी यार, मैंने एक दोस्त को कहा था कि एक मूवी की सीडी दे दे, लेकिन उसने कहा कि जो मूवी उसके पास थी वो खराब हो गई है। ये सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। मुझे लगा कि मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई। भाभी ने मेरा चेहरा देखा तो उनको भी बुरा लगा, पर इसके बाद जो उन्होंने कहा वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा अगर मूवी की सीडी नहीं है तो मैं तो हूँ ही, तो मूवी की सीडी में क्या देखेगा जब मुझे असल में अनुभव करने का मौका मिल सकता है। भाभी कहने लगी जो कुछ मूवी में करते हैं अगर मैं तुझे अपने साथ करने का मौका दूं तो तू करेगा। मुझे उस वक्त अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी क्या कह रही है। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया भाभी आपकी बात के आगे कौन मना कर सकता है। भाभी हंसते हुए बोली जवाब देने के काबिल कहाँ होगा तू जब इतनी खूबसूरत औरत तेरे सामने खड़ी हो। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे में खो गए। ऐसा लगा जैसे भाभी बहुत दिनों से इस चीज की चाह रख रही थी। उस रविवार का दिन मेरे लिए सबसे खास बन गया हो। जो कुछ मैं अपने मन में सोच रहा था वो सब हो गया। लगता है कि भगवान मुझ पर बहुत ही मेहरबान थे। उन्होंने फिल्म ना दिखाकर सामने बस भाभी को ही दे दिया और भाभी सीधे ही मान गई। इसके बाद जब भी भाभी मुझे बुलाती तो मैं बिना देर किए पहुंच जाता। दिन में मैं 2-3 बार आता और जब भी आता तो 2-3 बारों में से एक बार तो भाभी से बात करके ही जाता। अब तो भाभी मुझे और भी ज्यादा खुश रखने लगी थी। भाभी अब मुझे दिल से अपनाने लगी थी, क्योंकि जो जरूरत उन्हें अपने पति से पूरी नहीं होती थी वो अब मैं पूरी कर रहा था, और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे भाभी दे रही थी। इस तरह हम एक दूसरे को खुश कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे थे। अब तो जैसे मेरी 5 उंगलियां घी में थी। एक तो भाभी कभी भी मुझे पैसों से मना नहीं करती थी, अपने आप ही 20,000 रुपये देकर खुश कर देती थी, और मेरी तनख्वाह भी थी। पैसों की तो बात ही अलग थी, मानो वो मुझे किसी और जगह से भी मिल रहे हों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे पास एक और प्लान है। रूही के ये कहते ही इश्की ने हैरान होते हुए पूछा वो क्या है दी। इश्की का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली 1 मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मिशा को लगाने लगी। जल्द ही इश्की और रूही ने मिलकर मिशा का पूरा मेकअप कर दिया, और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नजर उतारते हुए बोले अब लग रही है ना तू दुल्हे की बहन। कुछ ही देर में इश्की, रूही और मिशा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरा टाइन किया हुए थी।
हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंडेड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर की इस सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इश्की, रूही और मिशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले तो मिशा के इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस इश्की की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मिशा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अर्नव सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा हैं, जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्नव जी मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। अर्नव जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मीशी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछे कि उसे ये क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मिशा की बात सुनकर अर्नव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो। मिशा ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उस डेविल के फादर होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं तो क्या ही बोल लूंगी। इस पर अर्नव जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब में सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्नव जी की बात पर मिशा ने अग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के रूम में राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कॉलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रूच लगा था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्द ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ राजवीर पर ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। तभी मिशा फुसफुसा कर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मिशी, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मिशा और रूही के बगल में खड़ी इश्की भी इस वक्त एकटक राजवीर को ही देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल है। दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नजर इश्की पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इश्की को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया था। संजना की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मिशा इश्की से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर इश्की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। तो मिशा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इश्की ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इश्की ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया?
तभी रूही उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहां की सभी लाइट चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाजें गूंजना शुरू हो गई। इस पर मीशा कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? तभी अर्णव जी ने तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट्स चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। तभी केशव जी चिल्ला कर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई और राजवीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सुरप्रेस? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतजाम भी कर दिया। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नजर देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर सिंघानिया से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने ये देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान ले कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात राजवीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहां पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशकू को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़ाने के लिए राजवीर का फेंका हुआ जाल था। ये सब देखकर इश्की ने हैरान होते हुए कहा, यार मीशा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मीशा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामा के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अब भी वहीं थे क्योंकि राजवीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घर वालों के साथ साथ इश्की और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी पंडित जी को रोका गया है तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। अपराह्न, तभी राजवीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजवीर, यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों? इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर्स चाहिए थे जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर शादी का क्या? तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर अब तो तू 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं बोला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कॉन्फ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था। राजवीर के शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन? और आखिर किससे करने वाला है राजवीर शादी? संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुनने के राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर में गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी? और मुझे पता भी हो नहीं चलेगा। तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया।
तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहां से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इश्की मिशा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इश्की का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए। इश्की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा, ये क्या कर रहे हो? राजवीर एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मिशा अपने मन में बोली, ओ गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मिशा राजवीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाती थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर नामे सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर इश्की को लेकर मंडप में बैठ गया। राजवीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इश्की अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है, वो भी इस डेविल से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूं। इश्की ये सब सोचते हुए मिशा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचाने मुझे। लेकिन मिशा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। ये देख इश्की समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी इश्की हिम्मत करके राजवीर में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से घूर के देखा, जिससे इश्की डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। ये सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इश्की अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। इश्की भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इश्की को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इश्की की मांग में सिंदूर भी भर दिया। राजवीर के इश्की की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हैं। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की होश में आई और फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इनके सोथ? इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्णव जी और कोमलम जी को काफी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर, तुमने इश्की से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वेल नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई, पूर्वाह्न है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब इश्की के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब इश्की 21 की होगी शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इश्की के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मिशा भी इश्की के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में यूं जबरदस्ती के बंधन में आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मिशी को समझाते हुए बोली,
मिशा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इश्की से कहा, इश्की बेटा, राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यौन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहू ने साफ है। इस पर इश्की ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मिशा इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इश्की रुआसी आवाज में मिशा से बोली, पता है मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुझसे मिली। मिशा इश्की की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मिशा। मिश्रा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इश्की ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मिशा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इश्की बेटा, तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डी वाइल के पास रहने को कैसे कह सकती है? आप तो जानती है जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो मिशा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही भी रूम आते हुए बोली, इश्की, अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर इश्की घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही है दी? शुभ शुभ बोलिए। रूही ने तुरंत इश्की का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मिशा इश्की की तरफ देखते हुए बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इश्की ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। क्या होगा जब इश्की जाएगी राजवीर के कमरे में? क्या होगा अंजाम इश्की और राजवीर की इस शादी का? क्या इश्की रह पाएगी राजवीर के साथ एक कमरे में? कहानी में इश्की के साथ आगे क्या करने वाला है राजवीर, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। अगर दोस्तों आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कहानी के इंटरेस्टिंग भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर, यहाँ मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहाँ लेट जा, क्योंकि हमारे 2 ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश था। मैं अपनी चाची की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने प्रीति की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। प्रीति भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि प्रीति भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बारी में उसकी, मेरी चाची की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें ऐसा कह दिया तो कहीं वो चाची को ना बता दे। आज तक मैंने चाची की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थी। हम जॉइंट फैमिली थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती का काम करते थे और वो ज़्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी चाची और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थी। मेरी चाची का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। मेरी चाची की 2 बहनें थी। चाची की उम्र 28 साल और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 22 साल थी। चाची की बहन को तो मैंने चाचा की शादी वाले दिन ही अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त चाची ने मुझे बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी को यहाँ आना है और वो उसे लेकर आ जाए। बस फिर मैंने ये सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही चाची से पूछ लिया कि
चाची आपके घर वालों को भी आना है? चाची ने कहा नहीं, उनको नहीं आना क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है, इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा कि मेरे एकलौते भांजे का जन्मदिन है तो ज़रूर आऊंगी। जब वो बस स्टैंड पर जाएंगे तो तुम उन्हें ले आना। मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया है, बस स्टैंड पर आकर वो तुम्हें फ़ोन कर देगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी पैंट शर्ट निकाल कर प्रेस करने लगा क्योंकि आज मैं चाची की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफ़ी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेसब्री से उनके फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे ये था कि वो जल्दी से मुझे फ़ोन करे और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और उन्हें गले लगाऊं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपनों में ही सोच सकता था, असल में मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फ़ोन बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे इतना ज़्यादा चाहा था कि मैंने बाथरूम में ही फ़ोन ले लिया। मुझे ये था कि अगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरा फ़ोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए और फ़ोन करके चाची को ना बता दे। बस इसी वजह से मैंने फ़ोन बाथरूम में ही ले लिया। मैं जल्दी से नहा के अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था जिसे मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वो परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने चाची की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज़्यादा चाची की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफ़ी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी और आज मुझे उनके साथ कई बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फ़ोन आया। मुझे पता था कि ये किसका नंबर है क्योंकि चाची की बहन के अलावा मुझे कोई फ़ोन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज़ सुनकर सच में मैं वो चाची की बहन थी। उन्होंने कहा, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। वो बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे आकर ले जाओ। इतने सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतज़ार करें, मैं अभी आया, बस थोड़ा टाइम ही लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, पर मैं फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी चाची की बहन को लेने चला गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखकर, क्योंकि आज मैंने उन्हें काफ़ी समय बाद देखना था। चाचा की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहाँ से मैं काफ़ी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फ़ोन पर बात करते। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर, 10 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज़ बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा तो चाची की बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई हुई थी। कटिंग करवाने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो पूरी आग लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखते ही रह गया। वो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थी। वह जितनी सुंदर थी, मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी।
मैंने उसके पास जाकर उसका बैग पकड़ लिया और उसे बाइक पर बिठाने के लिए कहा। मैंने उसका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे बैठ गया। वह भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तो उन्हें छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकत की ताकि वह मुझे खुद छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था उस समय मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि अगर कोई भी टहलता हुआ भी मेरे साथ चला जाता तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं चलकर चली जाती। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वो बोली, आपसे ज्यादा तेज तो मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा था। वो भी हंस रही थी और हंसते हुए वो कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वो शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई। खुशी के साथ वो एक दूसरे से गले मिलने लगी। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन चाचा के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने बलजीत को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि राहुल की मौसी पहले तैयार हो जाए ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसे फीलिंग लड़कियां लेती होंगी, लेकिन मैं जैसी फीलिंग ले रहा था वो अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वो बहुत ज्यादा कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने नीला रंग का सूट पहना है तो मैंने भी उसी समय नीली शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी ये कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि चाचे की बहन ने भी वही रंग पहना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। खैर, सभी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे, लेकिन इस बात को चाची की बहन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा गया था। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय चाचा का बेटा मेरे साथ ही सोया, क्योंकि वो शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए ले लिया था। मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वो जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊं। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, उन्हें अपनी मौसी के साथ ही सोने दो। मैं बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा। इसके बाद बलजीत अपनी मौसी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर बरामदे में अपना मन ढक कर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वे आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद दिन निकल ही जाएगा। मैं भी फ़ोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी चाची मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी।
मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चाची बोली, कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया? तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना। उसी समय चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा राहुल अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय चाची ने अपनी बहन को जगाया और कहा, प्रीति, राहुल को थोड़ा साइड करके ले लें, इसे बीच में भी रख लो। मैंने देखा बाहर ठंड में कांप रहा था। वो मचलते हुए अपनी आंखों से अपने भांजे की ओर देखने लगी और मैं अब बिस्तर के एक कोने में लेट गया। चाहे हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि राहुल बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में प्रीति लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं प्रीति के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन प्रीति के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने का कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत प्रीति करे। शायद ऊपर कोई मेरी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे ये जानने में देर नहीं लगी कि ये पैर किसका है, क्योंकि राहुल तो साइड में लेटा था और बीच में प्रीति थी। जैसे ही प्रीति ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू ना रखते हुए जल्दी से अपना हाथ प्रीति के चादर में रख दिया। मैंने अपने हाथों को इस तरीके से रखा कि उसे ये महसूस हो कि मैं नींद में ये सब कर रहा हूँ। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि वह अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे ये महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ से उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहली हरकत उसे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह की सोच मैं कर रहा था वैसा ही मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलट कर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक लड़का था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और वो हरकत कर बैठी जिससे मैं भी अपना होश खो बैठा। फिर प्रीति ने मुझे वो सुकून दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और प्रीति भी बहुत खुश थी। हम सारी रात साथ में सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे एक हफ्ते के लिए रोक लिया। एक हफ्ते हमने बहुत मस्ती की और एक हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस एक हफ्ते को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि उस हफ्ते उसने मुझे बहुत खुशी दी थी जो मैं कभी नहीं भुला सकता। जिस दिन मुझे नौकरी मिली उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी चाची की बहन के साथ शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी चाची को बता दिया, चाची, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी चाची को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। चाची ने अपने घर के साथ भी बात की और उन्होंने भी मान लिया। अब 1 महीने बाद हमारी शादी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी के पूरे नज़ारे लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।